हेलो जी। यस। चलिए, ब्रेक के बाद अपन वापस आ चुके हैं और आपके लिए खुशी की बात है कि मेरे इसमें बैटरी नहीं बची ज़्यादा और चार्जिंग कम है, चार्जर है नहीं, लेकिन हम अपने टारगेट को तो अचीव कर लेंगे, मेरे को ऐसा लगता है, राइट। चलो, हम बिना समय गवाए आगे बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद 15 अगस्त बी ये सेशन आपको मिलेगा। अच्छा, इसमें बोल रहा हूँ इस नाम से मिलेगा, ये तो आप चालू कर चुके हो, कितना गधा हूं ना मैं। तो पिछले सेशन में बोलना चाहिए था कि यार अगला सेशन 15 अगस्त बी के नाम से होगा। गधों की कमी नहीं है देश में, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर। राइट। चलो, चलिए, थोड़ा सा इधर मैं खसक जाता हूँ ताकि मैं आपसे रूबरू होना, कंफर्ट जोन में आकर कर सकूं आपसे बातचीत। चलिए, ओके। चलो, तो नेक्स्ट आते हैं परक्यूजिट। नेक्स्ट आते हैं परक्यूजिट। ये 31 है हमारा टारगेट, आज 50 टर्म्स का है। 31। लेट्स स्टार्ट विथ 15 अगस्त बी। परक्यूजिट क्या होता है? परक्यूजिट देखो क्या होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउंसेस देती है। जैसे उन्होंने बोला कि यार आपको यूनिफॉर्म सिलवानी पड़ेगी हमारे यहाँ काम करने के लिए, आपने बोला भैया यूनिफॉर्म की हम अपने कपड़े पहन के आएंगे। उन्होंने बोला नहीं, कंपनी का ये रूल है। तो आप क्या कहोगे? ठीक है, कपड़े दे दो। तो कपड़ों के लिए पैसा देते हैं, इसे क्या बोलेंगे? वर्दी अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, यानी कि कैश दिया जाता है। परक्यूजिट क्या होती है? आपको कैश की जगह फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कंपनी। जैसे बड़े अहदे पर जैसे आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट में सीएस का सारा काम आप संभाल रहे हो, तो कंपनी आपको कार फैसिलिटी दे देगी, कंपनी आपको रहने के घर फ्री में दे देगी, किराया कंपनी पे करेगी, लेकिन आपको 1 रुपया नहीं देना। तो इस तरह की फैसिलिटीज जब देखो, अगर कैश दिया तो अलाउंस, देखो दो बातें हो सकती है। आपको कंपनी ने बोला कि एक अच्छा सा घर ढूंढो, और ये 50,000 रुपए महीना हम आपको घर के लिए अलग से देंगे, तो दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है। लेकिन अगर कंपनी ने अलाउंस की जगह आपको रहने की सुविधा दे दी, कंपनी के पास अपना खुद का अपार्टमेंट है, तो कंपनी आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन देगी। तो दोनों सूरतों में आपको रहने के लिए घर मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी पैसे दे रही है कि तुम किराया दे देना, तो दैट इज अलाउंस, जब कैश मिलता है। और लेकिन कैश नहीं, अगर इन काइंड में आपको फैसिलिटी मिलती है तो उसे पर्क्स कहते हैं, पर्क्यूजिट बोलते हैं। अब देखते हैं भाई ने क्या लिखा है। some benefits which is attached to an employment apart from wages और सैलरी। कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो सैलरी के अलावा दिए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परक्यूजिट बोलते हैं। तो परक्यूजिट और अलाउंस में बेसिक डिफरेंस है, हमेशा ध्यान रखना। जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो इनकम टैक्स पढ़ोगे, वहां पर आपको समझ आएगा। पेटी कैश। पेटी कैश क्या होता है? 32। छोटे छोटे से निपटा देते हैं अभी ना। पेटी कैश क्या होता है कि क्या होता है, अपन छोटे मोटे खर्चे करने के लिए एक छोटी सी जेब अपन किसको दे देते हैं? अपने कैशियर को दे देते हैं कि यार कभी चाय मंगाना, समोसे मंगाना, इसके लिए तो हमारे केबिन में मत आना, ये 2,000 रुपये महीने का, 3,000 रुपये महीने का खर्चा रख, और इसमें से छोटे मोटे खर्चे करता रहे, स्टेशनरी, पेन लाना, ये लाना, वो लाना। जैसे ही ये 500 पे पहुंच जाएगा, यानी कि तूने 2500 खर्च किए, फिर से हमसे 2500 ले लेना, यानी कि 3,000 रुपये महीने का हम देते रहेंगे, यहाँ से छोटे मोटे खर्चे करते रहना। इसे बोलते हैं पेटी कैश। अकाउंट्स में पेटी कैश बुक बनाना आपने सीखा होगा। पढ़ लेते हैं भाई ने क्या लिखा है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश केप्ट टू कवर डे टू डे मिसलिनियस एक्सपेंसेस। रोज के खर्च, रोज के विविध व्यय, विविध व्यय मतलब मिसलिनियस एक्सपेंडिचर करने के लिए आपको एक अलग से वो दे दिया जाता है। ठीक है, प्ले बार्गेन जाने देते हैं। पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज 33। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो फेस टू फेस और उसके साथ ही डिस्कस करना चाहूंगा मैं। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो देखो क्या होता है। पोर्टफोलियो आपने सुना होगा ना, अगर आपको हीरो बनना है, आपको हीरोइन बनना है, तो क्या बोलते हैं कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है? हर पोज के अंदर आपको एक फोटो खिंचानी है। आप ऐसे करके खिंचा रहे हो, ऐसे करके खिंचा रहे हो, आंखें ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, मतलब आपकी आंखें कुछ तो कह रही हैं कि आओ ना, कितनी अच्छी फोटो है, देखो ना। तो आप क्या करने वाले हो कि अब बंच ऑफ पिक्स इकट्ठा करके एक फाइल में करके देने वाले हो, इसे पोर्टफोलियो कहते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट की जबान में आपने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज में, अलग अलग इंडस्ट्री की सिक्योरिटी में आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसे क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ एसेट्स या फिर पोर्टफोलियो। आप प्रैक्टिकली सोचो, मैंने मेरे पास 5 लाख रुपए खर्च करने के लिए है और मेरी उतनी ही ताकत है, उतना ही पैसा है। वो पूरे 5 लाख अगर मैं सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, कल को वो कंपनी डूब गई तो मैं डूब गया।
लेकिन अगर वो 5 लाख में से 50-50 हजार 10 अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करूंगा, तो अगर एक डूब की भी गई तो 4.5 लाख तो मुझे कमा के दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक में इन्वेस्टमेंट करने की जगह अलग अलग का पोर्टफोलियो बना लूंगा। तो यही पोर्टफोलियो होता है कि नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अलग अलग इंडस्ट्री की आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो ना, जैसे नंबर ऑफ पिक्स अलग अलग पोजेस की होती हैं, तो पोर्टफोलियो का मतलब ही बंच ऑफ एसेट्स होता है, वो चाहे पिक्स हो चाहे सिक्योरिटीज हो। सीन समझ में आ रहा है? देखते हैं भाई साहब ने क्या लिखा है। A list of securities owned by a person or an institution। इन्होंने सीधा सा बोला है कि पोर्टफोलियो एक लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज होती है, बट आपको उसके पीछे का कहानी समझ में आया, दैट इज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। चलिए बहुत बढ़िया। पोस्ट डेट जाने देते हैं। प्राइस बैंड, दैट इज इंपॉर्टेंट। कितना हो गया था? 33 हो गया था, 34। प्राइस बैंड, प्राइस बैंड क्या होता है कि एक प्राइस बैंड बना दिया जाता है जिसके ऊपर और नीचे सिक्योरिटीज फ्लक्चुएट नहीं होती, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस। देखते हैं। द लिमिट्स विद इन विच द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट, लेकिन उसके ऊपर नहीं होती। जैसे प्राइस बैंड दे दिया कि भैया ये शेयर हम 40 से 50 रुपए में आपको दे देंगे, तो 40 से नीचे में नहीं देंगे और 50 के ऊपर में नहीं देंगे, लेकिन 40 से 50 में 42-44 ऐसे फ्लक्चुएट हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाएगी और नीचे नहीं जाएगी। रिस्क हैच हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट इज प्रिंसिपल नंबर 35। वो एजेंट और प्रिंसिपल की रिलेशनशिप अपन ने देखी थी, वही बात यहां पर है। ठीक है, एक और दूसरा प्रिंसिपल होता है जो अपन ने लोन लिया और उस पे ब्याज दे रहे हैं और प्रिंसिपल अमाउंट इज डिफरेंट। देखो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है जहां पे उसे एजेंसी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब वो प्रिंसिपल अमाउंट है। जैसे आपने लोन लिया 50 लाख रुपए का, आपकी किस्त आ रही है 6 लाख रुपए महीने की, उस 6 लाख रुपए में 3.5 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट चुकाया जा रहा है और 2.5 लाख का ब्याज। तो इसे प्रिंसिपल और ब्याज को सेग्रीगेट करते हैं ताकि मूलधन हमारा कितना देना बाकी है वो तय हो जाता है। यहाँ पर देखिए, द सम ऑफ मनी लेंट ऑन विच इंटरेस्ट इज बीइंग पेड द पार्टी होम एंड एजेंट। चलो इसने दोनों बोल दिया है। पहला कि भाई एक व्यक्ति ऐसा जिसने अपना एजेंट अपॉइंट किया उसे भी प्रिंसिपल कहते हैं। दूसरा, हम लोन लेते हैं तो ब्याज को अलग करते हैं, तो जो बाकी का पैसा चुकाना होता है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। दोनों बातें, कितना अच्छा बंदा है यार, इसने दोनों बातें कर दी है। ही इज वेरी गुड बॉय, गुड बॉय नॉट गुड बाय। 36, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? जो सोल प्रोप्राइटरी में धंधा करता है, मैं ही मालिक, मैं ही नौकर, मैं ही झाड़ू लगाऊंगा, मैं ही धंधा करूंगा, मैं ही मजे करूंगा, मैं ही बैंकॉक जाऊंगा और मैं ही वापस आऊंगा और मैं ही फिर से धंधा करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा और मैं ही फिर से मैं ही हूँ जो हूँ। बस उसे प्रोप्राइटर कहते हैं। अ पर्सन हु ओन्स और हैज अ शेयर इन द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस उसे प्रोप्राइटर बोलता है। जनरली 100% शेयर होता है, जैसे ये शेयर किसी और के पास जाएगा पार्टनरशिप हो जाएगी, राइट। जबरदस्ती की बातें करता है। प्रोसिक्यूट करना, किसी के विरुद्ध केस कर देना। टू कैरी ऑन अ केस और जुडिशियल प्रोसीडिंग अगेंस्ट समवन क्रिमिनली। अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, किसी ने आपको चाकू दिखाया कि देख देख चाकू कैसा लगा, आपने बोला बहुत अच्छा, फिर उसने अंदर डाल दिया, उससे पूछा लगा, आपने बहुत जोर से लगा, आएगा बहुत दर्द हो रहा है, आपने बोला बहुत दर्द हो रहा है, तो उससे बोला और चाहिए, आपने बोला नहीं बहुत बहुत हो रहा है, उससे बोला चल ठीक है निकाल देता हूँ, उससे निकाला, आपने थैंक यू बोला, उससे फिर डाला, आपने बोला आएगा, फिर उससे निकाला, आप उससे फिर जोर जोर से 34 टाइम्स चाकू डाला, आप आएगा आएगा, आपको दर्द हो रहा है, फिर आप जाएंगे अस्पताल, अस्पताल जाएंगे, पुलिस बयान लेने आएगी, तो फिर प्रोसिक्यूशन चालू होगा। तो किसी ने क्रिमिनल एक्टिविटी आपके ऊपर करी है, चक्कू डाला, दम बाहर, लेकिन दम बाहर आया नहीं, दम आपने रोक के रखा था, मरे नहीं है अवन, अवन उसके ऊपर शू कर देंगे और उसको उठा के जेल की चक्के भिजवाएंगे। दैट इज प्रोसिक्यूशन, है ना। फिर वो करेगा आएगा, ठीक है। Prosecutor also called the state's attorney represent the state in criminal case against the defendant। ये अटर्नी भी कहलाता है, स्टेट का अटर्नी। मतलब क्या होता है कि कोर्ट एक वकील, क्या उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो वैधानिक अधिवक्ता कहलाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के क्रिमिनल केस होता है और कोई बेचारा गरीब आदमी हो, कहाँ से वकील करेगा, तो गवर्नमेंट या कोर्ट प्रोवाइड करती है कि तेरे लिए वकील हम हैं और फिर तू सूट फाइल कर, तो ये प्रोसिक्यूटर होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब पब्लिक की तरफ से जो होता है। 38,
प्रोस्पेक्टस के बारे में आप जानते हैं 39। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब भी कंपनी पब्लिक में अपने शेयर्स इशू करती है तो इसके लिए पहले एक विज्ञापन देती है। उस विज्ञापन में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि यार किन शर्तों पर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं और हमारी कंपनी क्या क्या है, पूरी खूबियां बताते हैं। देखो हमारे साथ तो महेंद्र सिंह धोनी भी एसोसिएट है, शाहरुख सर भी हैं, दोनों बाहें फैला कर आपको कहेंगे कि मैं हूं ना, तो आप चिंता ना करें। तो आपको बुलाया जाता है, फिर आपको शेयर्स बेचे जाते हैं। A document issued by a company inviting subscription to public issue, तो एक तरह का एडवर्टीजमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट इन पब्लिक। इसे अगर अपन लीगल टर्म में बात करें तो ये होता है एडवर्टीजमेंट, या क्या बोलते हैं उसको, अरे यार मैं भूल जा रहा हूँ, ऑफर, चलो एडवर्टीजमेंट ही बोल देता हूँ, ठीक है। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी कौन होता है जी? प्रॉक्सी बहुत बढ़िया आदमी होता है, बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। कौन होता है? वेला होता है, उसके पास कुछ काम नाम नहीं है। आप प्रैक्टिकली सोचो कि आप रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर हो, अब आपको मीटिंग के लिए नोटिस आता है कि 10 तारीख को मीटिंग है, आओ ना। आप सोचते हो यार 10 तारीख को तो मेरे दोस्त के बेटे की शादी है, मैं कैसे जाऊंगा? एक काम करो ना वर्मा जी, क्या कर रहे हो? कि चाय पी रहा हूँ। फिर क्या करोगे? सो जाऊंगा। तो एक काम करो, मेरी जगह मीटिंग अटेंड करने चलो, वहां चाय भी मिलेगी, बिस्किट भी मिलेगा और लंच के दौरान पास्ता भी मिलेगा। वर्मा जी ने बोला क्या बात कर रहे हो, मजा आने वाला है क्या? आपने बोला हाँ हाँ। तो आप मेरी जगह मीटिंग अटेंड कर लो, तो उसकी जगह जो मीटिंग अटेंड करने जाएगा उस व्यक्ति को प्रॉक्सी कहते हैं। तो जब भी कोई मेंबर अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को सभा में सम्मिलित होने के लिए भेजता है, मीटिंग अटेंड करने के लिए भेजता है, उस व्यक्ति को प्रॉक्सी कहते हैं, ठीक है। One who acts on behalf of another, usually used to denote a person authorized by a member of the company to present and vote on behalf of on his behalf in a meeting. उसके स्थान पर न सिर्फ मीटिंग में उपस्थित होता है बल्कि उसे वोट देने का भी अधिकार होता है। बाय पोल, बाय शो ऑफ हैंड्स नहीं होता, ध्यान रखना। नंबर 41, कोरम। कोरम क्या होता है? देखो क्या होता है कि जैसे एक मोहल्ले की ट्यूशन होती है, बड़े ध्यान से समझना। मोहल्ले की ट्यूशन, हेलो, मोहल्ले की ट्यूशन में क्या होता है कि जो टीचर होता है ना, आप उसके पास गया कि सर हमको पढ़ा दो ना, हम इतनी दूर किधर जाएंगे, हमको तो मजा ही नहीं आ रहा है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, किसी को गाड़ी टच हो जाती है तो वो हमको जोर से टच करता है, गाड़ी टच नहीं होती है तो भी घूरता है, गाली देता है और तमाम तरह के हमारे नए नाम रख देता है, हमें तो मजा ही नहीं आ रहा, आप पढ़ा दो। तो वो सर क्या बोलते हैं, यार तुम दो ही तो लोग हो, कम से कम 5-7 लोग हो जाओ, 10 लोग हो जाओ तो मैं क्लास शुरू करूं, मेरे को भी तो थोड़ा सा घर चलना चाहिए मेरा। तो आपने 5 लोग इकट्ठे किए और क्लास चालू हो गई। ठीक इसी प्रकार एक कंपनी में भी मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितने लोग आए और उपस्थित हों ताकि मीटिंग की कार्यवाही चालू की जा सके, उसे हम बोलते हैं कोरम। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, देखना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बोला मतलब प्रॉक्सी को कोरम में शामिल नहीं करते। minimum number of members required to attend a meeting and start a meeting is called quorum. quorum मतलब कम से कम न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो आए ताकि हम सभा की कार्यवाही शुरू कर पाए, उसे कोरम कहते हैं। देख लेते हैं भाई ने क्या लिखा है, उससे भी यही लिखा है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट अ बिजनेस एट अ मीटिंग, यानी मीटिंग की कार्यवाही को शुरू करने के लिए। कोटेशन क्या होता है? कोटेशन मतलब एक स्टेटमेंट दिया जाता है, एक प्राइस, कोई टेंडर निकला तो आपको कोटेशन भरना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम ये टेंडर इतने रुपए में स्वीकार करते हैं, ठीक है। अब अगर आपकी प्राइस सबसे कम हुई और क्वालिटी सबकी समान है, सबसे पहले जैसे मान लो गवर्नमेंट को रेल की पटरियां बनानी है तो लोहा वाली कंपनी जो भी पटरियां बनाती है उनके टेंडर निकालती है, तो गवर्नमेंट पटरियों की क्वालिटी फिक्स कर देती है कि क्वालिटी इससे नहीं गिरनी चाहिए, अब कम से कम दाम जो देगा हम उसको कर देंगे, तो उसके नाम पे टेंडर पास कर दिया जाता है। दैट इज 45। रेसेशन, रेसेशन, रेसेशन मतलब मंदी का दौर, मंडी नहीं मंदी, मैंने मड्डी लिख दिया, मदनी, अरे मदनी तो फिर एक रेस्टोरेंट हो गया जहां पे चिकन मिलता है। मंदी, मंदी का दौर, a condition of an economy of a country where under which business is conducted at a reduced level, यानी कि धंधा कम चल रहा है, उसे ही मंदी का दौर कहते हैं। इट इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, कीमतें, यार लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो दुकान में क्या कद्दू खरीदने जाएंगे वो लोग,
बेरोजगार हैं लोग तो धंधा गिरेगा, रोजगार दो, जेब में पैसा आएगा, उछलेगा तो खर्च होगा। भाई आदमी को खुजली तभी होगी ना कुछ खरीदने की, जब जेब में दम होगा, पैसा होगा। पैसा ही नहीं होगा तो कैसे होगा यार? तो वो मंदी का दौर होता है, उसे रेसेशन बोलते हैं। 46 इज ओवर। चलिए, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन मतलब क्या होता है? दो फिगर्स का आपस में मिलान करना। जैसे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, बीआरएस, उसमें क्या होता है? अपने पास जो अकाउंट में अपन बुक रखते हैं और बैंक की पासबुक और हमारी बुक के अंदर उनमें फर्क आता है। तो फर्क किन कारणों से आता है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमने यहाँ से चेक भेज दिया 50,000 रुपए का, हमने एंट्री करके अपनी बैंक बुक के अंदर कम कर दिया कि 50,000 कम हो गए, लेकिन सामने वाले ने अभी वो चेक लगाया ही नहीं 10 दिन तक। तो 10 दिन तक हमारे यहाँ मान लो 2 लाख बैलेंस दिखा रहा है, तो बैंक में हमारा 2.5 लाख पड़ा है, क्योंकि 50,000 तो निकला ही नहीं। तो जब हम मिलान करेंगे कि हमारा 2 लाख है, उसका 2.5 लाख है, तो कारण क्या रहे कि वो भाई ने चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं किया है फॉर पेमेंट। नॉट प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक फॉर पेमेंट इज अ रीजन कि दोनों के अंदर फर्क आ रहा है। तो उस फर्क को रिकंसाइल करना, उस अंतर को मिलाना, इस प्रोसेस को रिकंसिलिएशन बोलते हैं। भाई ने भी वही लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, आप देख लेना। 47 नेक्स्ट आता है, इसको जान देते हैं। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व क्या होता है देख लो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी जितना भी पैसा कमाती है, सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के तौर पे नहीं बांटती, कुछ रिजर्व्स में डाल देती है। कोई फ्यूचर कंटिजेंसी हो गई, अचानक से कोई तकलीफ आ गई, वो तो तकलीफ होते ही अपन पैसा खोजने भागेंगे, इससे अच्छा कुछ इंतजाम पहले से करके रखे हैं, गुल्लक बना के रखें। तो ये गुल्लक होती है कंपनी की। 100 रुपए कमाया, 30 रुपए शेयर होल्डर्स को बांट दिया, 70 रुपए गुल्लक में रखा। कल को अगर कोई समस्या आती है तो ये गुल्लक फोड़ के कर लेंगे, लोन लेने जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज रिजर्व। भाई ने क्या लिखा है देख लेते हैं। An amount set aside out of profits or surpluses to meet contingencies. Contingencies को संभालने के लिए अलग से कुछ खर्चा रखा जाता है, उसे हम ये कहते हैं। 48 इज ओवर। रेट्रोस्पेक्टिव एंड रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग बिल्कुल वही है जो हमने बात किया था, दैट इज 49। याद हो आपको तो कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलते हैं, EAES। पिछले सेशन में था। उसके दो टुकड़े किए जाते हैं, EAES के दो टुकड़े किए जाते हैं। एक रिटेंशन होता है, रिटेन्ड अर्निंग होता है, और एक डिविडेंड। जो बांट दिया वो डिविडेंड, जो रोक लिया वो रिटेन्ड अर्निंग। यही यहां पर लिखा होना चाहिए। जस्ट लाइक साउंड्स दैट रिप्रेजेंट एनी प्रॉफिट अर्न दैट आर रिटेन्ड इन द बिजनेस। जो पैसा कमाया है और व्यापार में ही रोक लिया गया उसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, जो बांट देते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं। इसको बूट स्ट्रैपिंग भी कहते हैं। बूट स्ट्रैपिंग दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बूट स्ट्रैपिंग कभी पूछा तो आप फंस जाओगे, तो बूट स्ट्रैपिंग के आगे आप रिटेन्ड अर्निंग भी लिख लीजिएगा, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। तो ये 49 हुआ। अब हम हाफ सेंचुरी मारने वाले हैं। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव को हिंदी अर्थ होता है भूतलक्षी प्रभाव। अब ये भूतलक्षी, अरे बाप रे, हमको समझ नहीं आ रहा, ध्यान से सुनो। कभी आपने डेप्रीसिएशन के मेथड में चेंज पढ़ा हो, तो डेप्रीसिएशन के मेथड में जब भी चेंज होता है तो क्या बोलते हैं, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज किया जाएगा। यानी कि पहले दिन से अगर यही होता तो कैसे होता। जैसे मान लो मैंने आपको 50 लाख रुपए का कर्ज दिया, मैंने उसकी रेट, इंटरेस्ट रेट रखी 8%। ड्यू डेट आ गई, अब आप पैसे नहीं देना चाह रहे हो, आप कह रहे हो यार भाई साहब 1 साल और बढ़ा दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1 साल आपको बढ़ा दूंगा, लेकिन रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है, ये 8 की जगह 10% हो जाएगी। आपने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 10% को मैं दो तरीके से कर सकता हूं। एक होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कि अब से 10% देना, या फिर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तूने 3 साल पहले मुझसे लोन लिया था ना, तो ये 10% 3 साल पहले से लागू होगा। यानी कि तू मुझे 8% ब्याज देता आ रहा है, तो पिछले 3 साल का 2% के हिसाब से तू मुझे और देगा। अगर मैंने रेट्रोस्पेक्टिव शब्द इस्तेमाल किया, इसका मतलब है कि ये जिस दिन से हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ था, उस तारीख से लागू होगा चेंज। लेकिन अगर मैं चेंज को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मानूंगा तो क्या बोलूंगा, ठीक है आगे से 10% देना। या फिर रेट्रो बोला तो जिस दिन से अग्रीमेंट हुआ है उस दिन से 10% देना है। सर मैंने 8 तो दे ही दिया, ठीक है तो बाकी का 2 देना, वो सारा इकट्ठा करके दे, मैं तेरे को 1 साल की परमिशन और देता हूं। क्लियर है?
चलो, तो रेट्रोस्पेक्टिव इज ओवर, टेकन इफेक्ट एज थ्रू इट हैड ऑकर्ड इन द अर्लियर डेट, पुरानी डेट पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन आसान सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के ऊपर हम बात कर चुके हैं। सैम्पलिंग क्या होता है कि एक बहुत सारा क्राउड होता है, उसमें से कुछ हिस्सा निकाला जाता है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, उससे सैंपल कहते हैं। कंक्लूजन, ठीक है, ये हो गया, बात कर चुके हैं रैंडमली कुछ निकाल के। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 52, दैट इज इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योर्ड लोन क्या होता है? ऐसा लोन जिसके सामने हमने कोई सिक्योरिटी रखी है। अब हमने जमीन रखी है, उसके सामने मोर्गेज हो जाएगा। हमने माल रखा है, उसके सामने हाइपोथिकेशन हो जाएगा। अगर हमने मूवेबल एसेट रखकर लोन लिया है तो वो प्लेज गिरवी होगा। जैसे जब घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना, मन्नपुरम गोल्ड लोन, मुथूट गोल्ड लोन। तो जब हम मुथूट गोल्ड लोन लेते हैं तो हम गोल्ड देकर आते हैं, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन जमीन में आपके माथे पे रख के थोड़ी आऊंगा, मोर्गेज होगा। हाइपोथिकेशन में स्टॉक होता है। इसको आप पढ़ सकते हैं। 53 ओवर। सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होता है? पॉइंट नंबर 54, सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होता है? देखो क्या होता है कि कंपनी ना अलग 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 सेगमेंट में काम करती है। जैसे अमूल है, अमूल दूध भी बेचता है, क्रीम भी बेचता है, अमूल आइसक्रीम भी बेचता है, अमूल दही भी बेचता है, पनीर भी बेचता है, तमाम तरह। तो अमूल का हर सेगमेंट कितना कमा रहा है, तो हर सेगमेंट की अलग अलग रिपोर्टिंग की जाती है, उससे सेगमेंट रिपोर्टिंग कहते हैं। बस इतनी सी बात है कि दूध से कितना कमा रहे हैं, दही से कितना कमा रहे हैं, पनीर से कितना कमा रहे हैं, क्रीम से कितना कमा रहे हैं, आइसक्रीम से कितना कमा रहे हैं, चॉकलेट से कितना कमा रहे हैं, भाई हाँ, सब का हिसाब करो। जहां नहीं कमा रहे हैं उस सेगमेंट को, उस सेगमेंट मतलब उस एरिया को बंद करो। ठीक है, देखो क्या बोला है भाई साहब ने, रिपोर्टिंग ऑन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी, अलग अलग सेगमेंट, यानी कि इसके सामने आप ब्रैकेट में अमूल, अमूल लिख दीजिएगा, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बराबर है। सेट ऑफ सेटलमेंट, ये सारी आसान आसान सी बात। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? 55, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? जब आप कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं, आपने पैसे दे दिए, कंपनी ने शेयर्स आपको अलॉटमेंट कर दिया, आपने पूरे पैसे दे दिए, आपके पास कोई प्रमाण तो होना चाहिए फिजिकल। तो कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देती है कि भैया इन्होंने 10,000 शेयर्स खरीदे, 10 रुपए का एक है, 1 लाख रुपए के शेयर्स इनके हैं, जिनका जिनका जो फोलियो नंबर है, रसीद नंबर ये है, शेयर्स के नंबर 10,301 से लेकर वट एवर जो भी 11,000 1,000 शेयर है, जितने शेयर है वो नंबर वहां पे लिख दिया जाता है। सर्टिफिकेट इशूड टू शेयर होल्डर इन प्रॉपर और फिजिकल फॉर्म, एक कागज मुंह पे मारते हैं, शेयर होल्डर दूर ले जाके देखता, खुश हो जाता, वाह यार मेरा तो सर्टिफिकेट आ गया। जैसे आपने एग्जाम दिया, ओ सॉरी, बचता बचता नहीं, गिरता अभी। आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद आपका स्कोर आया, मार्कशीट आई, वो तो आपको दिखा दिया कि तुम पास हुए, फिर फिजिकल मार्कशीट आपके घर पे आती है, ठीक है, दैट इज अ सर्टिफिकेट। कल को किधर लगाना हो तो ये काम आता है, करेक्ट। शेयर होल्डर कौन होता है? जो कंपनी में शेयर्स खरीदता है, एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करता है, उसे शेयर होल्डर कहते हैं, उसे वोट देने का राइट होता है। तो ये सारी बातें तो आप पहले से जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करनी चाहिए। स्टाम्प ड्यूटी क्या होती है? बहुत बढ़िया, 57, हमने बात किया था स्टाम्प ड्यूटी के बारे में। स्टाम्प ड्यूटी क्या होती है यार? आप किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को अगर आप लीगल बनाना चाहते हो और कोर्ट की मदद लेना चाहते हो कि कोर्ट देखो ना, ये अपने वादा को पूरा नहीं कर रहा है, तो कोर्ट क्या बोलेगा? स्टाम्प ड्यूटी भरे हो। स्टाम्प ड्यूटी वो नारियल है, जब तक वो फूटेगा नहीं भगवान सुनेंगे नहीं। ठीक वैसे ही कोर्ट भी, जब तक आप वो कागज के ऊपर स्टाम्प टिकट नहीं लगा रहे हो या स्टाम्प पेपर पे नहीं लिख रहे हो, कोर्ट उसे लीगल दस्तावेज मानता ही नहीं है, आप सूट फाइल कर ही नहीं सकते हो। तो नारियल फोड़ो भगवान सुनेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करो कोर्ट सुनेगा, राइट। अच्छा, कितना होता है? ये वैल्यू के हिसाब से ऐड होता है, एड वैल्यूरम। भाई आपने सुना होगा ना कि 50 लाख का घर है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी अलग होगी, 4 करोड़ का है तो उस पर अलग होगी, 25,000 का अगर आप नेगोशिएबल लिख रहे हो तो उस पर अलग होगी। तो वैल्यू के अकॉर्डिंगली एड वैल्यूरम ये ड्यूटी चलती है। द एड वैल्यूरम ड्यूटी यानी कि अकॉर्डिंग टू वैल्यू, उसके ऊपर रेवेन्यू टिकट चिपकाए जाते हैं, रेवेन्यू पेपर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो शेयर ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर डीड पर स्टाम्प टिकट लगता है, ट्रांसफर डीड पर स्टाम्प टिकट लगता है, शेयर जब ट्रांसफर किए जाते हैं। 57 इज ओवर।
कोई छोटा छोटा सा देख लेते हैं ताकि फिर खत्म करेंगे। अरे ये दो तीन है, कितने हो गए थे ऊपर देख लेते हैं। 56, 57, ओके। ये छोटे छोटे पुच्चू खत्म कर देते हैं ना। 58, 59, 60, 68, ठीक है। 58, टाइटल। टाइटल मतलब मैंने बताया था तितली क्या होती है। टाइटल होता है किसी भी, कोई भी माल आपका है और आपका अधिकार बताने के लिए कोई कागज तो चाहिए। तो अगर आपका घर आपके नाम पर है तो रजिस्ट्री आपके नाम पे, वही टाइटल डीड होता है, मतलब ओनरशिप को दिखाता है, उसे टाइटल बोलते हैं। टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब क्या होता है, कोई सिविल रॉन्ग आपके अगेंस्ट हुआ। सिविल रॉन्ग मतलब, टॉर्ट्स अपने आप में एक चैप्टर है, वो टॉर्ट अपन पढ़ेंगे जब आप थोड़े से बड़े जाएंगे जेआईजीएल में, और वहां पढ़ेंगे आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो कानून आपके साथ खड़ा है। आपको कोई धक्का भी दे देता है तो किसी को अधिकार नहीं है आपको छूने तक का भी, धक्का तो बहुत दूर की बात है। हाउ कैन ही टच यू। अगर वो गलत तरीके से आपको छूता है, आपका नाम है रमेश और सुरेश ने भी अगर आपको गलत तरीके से छुआ, तो आप उसको उसके ऊपर सूट फाइल कर सकते हो कि ये ना मेरा मन खराब कर रहा है, ही इज नॉट अ गुड बॉय। ठीक है। टॉट, कुछ भी सिविल रॉन्ग होता है आपके साथ। TQM, टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, फुल फॉर्म है, याद रखना है। टेस्टिमोनियल क्या होता है, अ सर्टिफिकेट इशूड बाय रिस्पांसिबल पर्सन टू एन इंडिविजुअल अबाउट हिज कंडक्ट, एबिलिटी, क्वालिफिकेशन और क्रेडिट। टेस्टिमोनियल मतलब किसी व्यक्ति की लिख के दे देता है यार, दैट्स इट, इसको याद कर लेना। ठीक है। ट्राई की फुल फॉर्म देख लेते हैं। 60B। ट्राई की फुल फॉर्म, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ट्राई की फुल फॉर्म है। और अपन इसको ज्यादा लंबा सेशन को नहीं खींचते हैं, छोटा सा रखते हैं ताकि क्या है आपका मन लगा रहे, है ना, थोड़ा सा, बस बस बस, खत्म ही हो गया देखो। अब अगले मजा आने वाला है जिंदगी का। बहुत बढ़िया। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमारे 31 पार्ट 15 अगस्त ए में हो गए और 30 पॉइंट्स हमारे 15 अगस्त बी में हो गए। आप कहे तो 15 अगस्त सी रख देते हैं या फिर जाने देते हैं। चलो मैं बताता हूँ, चलो ठीक है, इसको जाने देते हैं। तो आज के लिए इतना है, इसको पढ़ें, इसको लिखें। कल की डेट में अगर मैं आप क्लास में पधारे, जो फेस टू फेस है, तो वो अपनी नोटबुक कंप्लीट करके लाएं। प्लीज़ इसको लिख लेना, क्योंकि इनकी लैंग्वेज और हमारे डिस्कशन में, हमारा डिस्कशन काफ़ी हद तक खूबसूरत है, इनकी लैंग्वेज शायद टेक्निकल है, तो दोनों को मिलाकर जब आप एक बार सुनने के बाद लिखोगे तो वो आसान होगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, अल्लाह हाफिज, सत श्री अकाल, बाय बाय, भाग जाओ, एंजॉय करो, 15 अगस्त मनाओ में कहाँ यहाँ बैठे हो। ठीक है, चलो बाय बाय।